Joseph Stalin, life and death of most dangerous dictator. Death is the only solution to all problems. No man, no problem. दोस्तों, 5 मार्च 1953 को ऐसी भयानक सोच रखने वाला एक क्रूर तानाशाह मारा गया और हजारों लोगों ने राहत की सांस ली। जिस तानाशाह की हम बात कर रहे हैं वो था जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन, जिसने किसी को नहीं छोड़ा, यहां तक कि उसने अपनी फैमिली को भी नहीं बख्शा। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टालिन ने मिलियंस ऑफ रशियंस की जान ली। कहा जाता है कि उसने तानाशाही की सारी हदें पार कर सोवियत रशिया को दुनिया के ब्लडीएस्ट किलिंग ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद 1945 और 1948 में उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। ये फैक्ट जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड थी स्टालिन की लाइफ, और उससे भी कई गुना कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस थी उसकी डेथ, जिसने आज तक हिस्टोरियंस को पजल करके रखा है। लेकिन आखिर स्टालिन था कौन? उसको इतना खतरनाक तानाशाह का दर्जा क्यों दिया गया? आखिर उसकी डेथ के साथ ऐसा क्या राज छुपा है जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका? क्या वो एक नेचुरल डेथ थी या फिर सच में किसी की साजिश? ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। स्टालिन्स अर्ली लाइफ। दोस्तों, स्टालिन के बचपन का नाम था इयोसेब ज़ुगाश्विलीस, लेकिन आगे चलकर उसका नाम बदलकर स्टालिन रख दिया गया, जिसका लिटरल मीनिंग है मैन ऑफ स्टील। वो 1878 में जॉर्जिया की गोरी सिटी में पैदा हुआ। तब जॉर्जिया रशियन एम्पायर का हिस्सा था। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। पिता कॉबलर थे और अल्कोहलिक भी, जो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन स्टालिन और उसकी मां पर ही निकालते थे। इस तरह से स्टालिन ने बचपन से ही वायलेंस झेला। लेकिन उसकी मां, जो कि एक वॉशवुमन थी, वो स्टालिन को बहुत प्यार करती थी। पिता की क्रूरता से बचाने के लिए उसने वहां से भागकर और बड़ी मुश्किलों से पैसे जुटाकर स्टालिन का एडमिशन गोरी चर्च स्कूल में कराया। लेकिन स्टालिन एक झगड़ालू बच्चा था, जिसके चलते वो टीचर्स द्वारा पनिशमेंट्स झेलता था, पर वो पढ़ने में काफी होशियार था। इसलिए उसको टिब्लिस थियोलॉजिकल सेमिनरी में एडमिशन मिल गया। वहां पर उसने सीक्रेटिवली कार्ल मार्क्स और दूसरे लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी थिंकर्स को पढ़ना शुरू किया, और यहीं से वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। बाद में उसने खुद को नास्तिक घोषित कर दिया। 1899 में उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया और शुरुआत हुई स्टालिन के पॉलिटिकल करियर की। अब समझते हैं कि कैसे स्टालिन ने रशियन पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाई। स्टालिन्स राइज टू प्रोमिनेंस। दोस्तों, 1900 में स्टालिन यूएसएसआर के रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल एक्टिविज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। 1901 में उसने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की, जिसका मकसद रोमानोव डायनेस्टी के जार रेजीम को उखाड़ फेंकना था। इसके चलते स्टालिन कई लेबर डेमोन्स्ट्रेशंस और स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करने लगा। इसलिए उसका जेल में आना जाना लगा रहता था, पर वो हर बार वहां से भाग खड़ा होता। 1905 में उसकी मुलाकात फिनलैंड में रशियन रेवोल्यूशन के हीरो व्लादिमीर लेनिन से हुई, जिससे स्टालिन बेहद इंप्रेस्ड और इंस्पायर्ड था। खैर, 1903 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। आरएसडीपी के मिलिटेंट फैक्शन का नाम बोल्शेविक्स पड़ा, जिसके लीडर खुद लेनिन थे, और स्टालिन भी इसी फैक्शन से जुड़ गया। लेनिन की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए स्टालिन ने किडनैपिंग से लेकर बैंक रॉबरी और मर्डर जैसे काम शुरू कर दिए, और इसीलिए वो फिर से कई बार जेल गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो सारी क्रूअल्टी जो वो आगे चलकर देश के लोगों के साथ करने वाला था, उसके बीज बचपन से ही बोए गए। वैसे स्टालिन की जिंदगी में एक और लैंडमार्क इंसिडेंट हुआ, और वो था उसकी वाइफ की अनप्रेसिडेंटेड डेथ। कहते हैं कि अपनी वाइफ के बैरियल के समय उसने लोगों से कहा कि अब ह्यूमैनिटी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है। खैर, पॉलिटिकल करियर में स्टालिन को 1912 में एक बड़ा ब्रेक मिला, जब लेनिन ने उसे बोल्शेविक पार्टी की फर्स्ट सेंट्रल कमेटी और बोल्शेविक न्यूज़पेपर प्रावडा को संभालने का कार्यभार सौंपा। 1917 में साइबेरिया से भागकर लेनिन के साथ मिलकर स्टालिन ने ज़ारिस्ट रेजीम को ओवरथ्रो करके आई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ कू कर दिया। अब स्टालिन पेट्रोग्राड यानी करंट डे सेंट पीटर्सबर्ग में बैठकर
रशियन रेवोल्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गया। इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशंस के चलते स्टालिन बोल्शेविक पार्टी के लैडर पर कॉमिसार से लेकर सेक्रेटरी जनरल के पद तक पहुंचा। 1917 से लेकर 1923 तक चले रशियन रेवोल्यूशन के बाद फाइनली लेनिन की पार्टी अपनी पावर को कंसोलिडेट करती है और लेनिन दुनिया के पहले कम्युनिस्ट स्टेट यूएसएसआर के फाउंडिंग फादर बने। लेकिन 1924 में कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो अब सवाल उठा कि लेनिन की गद्दी कौन संभालेगा? ट्रोत्स्की वर्सेस स्टालिन, द स्ट्रगल फॉर सक्सेशन। दोस्तों, कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि लेनिन ने 1923 में कुछ लेटर्स में लिखा था कि वो स्टालिन की ब्रूटैलिटी और पार्टी मेंबर्स के प्रति उनकी एट्रोसिटीज के चलते उनको अपने सक्सेसर के रूप में नहीं देखते। स्टालिन के पावर में आने पर उनको पार्टी के टूट जाने का भी डर था। वहीं दूसरी तरफ उनको लगता था कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के मेन हीरो लियोन ट्रोत्स्की इस पद को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। हालांकि लेनिन और ट्रोत्स्की के बीच भी कुछ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे, लेकिन उसके बावजूद लेनिन को उन पर पूरा भरोसा था और इसीलिए उनको लेनिन के एक जेन्युइन सक्सेसर के रूप में देखा जाता था। स्टालिन और ट्रोत्स्की दोनों ही लेनिन की पार्टी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉमरेड्स थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी की मसल थे तो ट्रोत्स्की उसके इंटेलेक्ट। खैर, लेनिन समय रहते अपने सक्सेसर को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पाए और यहीं से बोल्शेविक पार्टी में सक्सेशन के लिए एक स्ट्रगल की शुरुआत हुई। स्टालिन इस समय तक बोल्शेविक पार्टी की सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बन चुके थे, यानी कि पार्टी पर उनका अच्छा खासा दबदबा था, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने अपने मेन राइवल लियोन ट्रोत्स्की को रास्ते से हटाने का काम शुरू किया। यूं तो स्टालिन और ट्रोत्स्की के बीच शुरुआत से ही काफी मतभेद थे, लेकिन मुख्य रूप से उनका आइडियोलॉजिकल क्लैश यूएसएसआर के फ्यूचर को लेकर हुआ। 1924 में स्टालिन ने सोशलिज्म इन वन कंट्री का नोशन इंट्रोड्यूस किया, जिसका मकसद पहले सोवियत रशिया में कम्युनिज्म को स्ट्रेंथन करना था। उनका ये नोशन क्लासिकल मार्क्सिज्म और ट्रोत्स्की के आइडियाज के खिलाफ था, जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म की बात करता था, जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को रशिया के बाहर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाहते थे। इसी वजह से स्टालिन ट्रोत्स्की के परमानेंट रेवोल्यूशन के आइडिया के खिलाफ था। आइडियोलॉजिकल क्लैशेस के अलावा पार्टी में ट्रोत्स्की की पॉपुलैरिटी भी स्टालिन के बर्दाश्त के बाहर थी। इसी के चलते स्टालिन ने पार्टी मेंबर्स को ट्रोत्स्की के खिलाफ इकट्ठा किया और धीरे धीरे उनको पार्टी के बाहर धकेल दिया। 1929 में ट्रोत्स्की को रशिया से बाहर निकलवा दिया गया और 1940 में मेक्सिको में उनकी और उनकी फैमिली मेंबर्स की हत्या करवा दी गई और इस तरह से 1930s तक स्टालिन पूरी तरह पावर में आ गया, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। 1928 में स्टालिन ने फर्स्ट 5-ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसका एक ही मकसद था, देश का एक्सेसिव और एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन इस ग्रेट लीप के लिए उसको एक चीज अबंडेंस में चाहिए थी, फूड। इसके लिए उसने फार्मर्स पर अत्याचार करना शुरू किया। फूड की बढ़ती शॉर्टेजेस को एड्रेस करने के लिए उसने एग्रीकल्चरल सेक्टर का कलेक्टिवाइजेशन शुरू किया, जिसके चलते उसने फार्मर्स के छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स को कलेक्टिवाइज करके मैसिव स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स में कन्वर्ट किया। इसके अलावा उसने एक और पॉलिसी की घोषणा की, जिसके चलते फार्मर्स की फसल का 90% हिस्सा रूलिंग एलिट्स के पास और केवल 10% हिस्सा किसानों के पास रहने दिया जाता था। लेकिन किसानों के लिए ये डिसीजंस कैटास्ट्रोफिक प्रूव हुए। इन नीतियों से परेशान किसानों ने स्टालिन के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट्स किए, जिसे कुचलने के लिए 1930 में यूएसएसआर आर्मी ने लगभग 30 लाख किसानों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही काफी नहीं था कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से फसल में भारी कमी देखने को मिली। ऊपर से जो भी उगता था वो स्टेट के पास चला जाता था, जिसके चलते आम लोगों के पास एक टाइम की रोटी भी नहीं होती थी और ऐसे में 1930 से लेकर 1936 तक लगभग 60 लाख लोग भूख से मारे गए। दोस्तों, इस मैसेकर के चलते जाहिर है कि कहीं ना कहीं स्टालिन को अपनी पावर खो देने का डर हो रहा था, जिसे रोकने के लिए उसने जो किया वो और भी भयानक था। तो चलते हैं स्टालिन के सबसे भयानक कारनामे की ओर, द ग्रेट पर्ज। अभी तक स्टालिन केवल अपने ओपोनेंट्स
काउंटर रेवोल्यूशनरीज, जिनको अक्सर ट्रोट्सकाइट्स भी कहा जाता था, और वेल्थी पेजेंट्स को ही टारगेट बनाता था। लेकिन ग्रेट पर्ज के दौरान यूजुअल सस्पेक्ट्स के अलावा कोई भी ऐसा पार्टी मेंबर या सिविलियन जो स्टालिन से ज्यादा फेमस होता, या लेनिन की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, या फिर ऐसे किसी भी सस्पेक्ट का कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेंबर होता, वो एनकेवीडी के हत्थे चढ़ जाता। एनकेवीडी सोवियट्स की सीक्रेट पुलिस थी जो ग्रेट पर्ज के दौरान मास एग्जीक्यूशंस को अंजाम देती थी और प्रिजनर्स और लेबर कैंप्स को सुपरवाइज करती थी। कहा जाता है कि ग्रेट पर्ज ने सोवियत रशिया में दहशत का एक ऐसा माहौल बनाया जिसके टारगेट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं थी, यानी कि प्रैक्टिकली कोई भी इंसान इस टेरर से इम्यून नहीं था। उदाहरण के तौर पर सर्गेई किरोव लेनिनग्राड से एक पॉपुलर पार्टी हेड थे, जिनको दिसंबर 1934 में लेनिनग्राड की स्ट्रीट्स पर खुलेआम मरवा दिया गया। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि स्टालिन को पार्टी में सर्गेई किरोव की इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी से खतरा था और इसीलिए उनके मर्डर के पीछे स्टालिन का हाथ था, जबकि कई हिस्टोरियंस का मानना है कि स्टालिन इस मर्डर को बेस बनाकर अपने पोलिट ब्यूरो से इस ग्रेट पर्ज की मंजूरी हासिल करना चाहता था। खैर, वो जो भी हो, लेकिन इस इंसिडेंट को ऑफिशियली ग्रेट पर्ज की शुरुआत के तौर पर देखा जाने लगा। यूएस कांग्रेस की लाइब्रेरी में मौजूद रशियन गवर्नमेंट के आर्काइव्स के मुताबिक 1934 में स्टालिन ने सोवियत आर्मी के 103 में से 83 जनरल्स को मरवा दिया और पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 149 में से 91 मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, उसने पार्टी के 30 लाख वर्कर्स में से 10 लाख वर्कर्स का भी सफाया करवा दिया। 1936 से लेकर 1938 तक लाखों लाखों लोगों को प्रिजन कैंप्स में डलवा दिया। जो भी उसका विरोध करता, स्टालिन उसके साथ साथ उसके संबंधियों को भी गुलाग्स में डलवा देता। ये गुलाग कैंप्स पूरे सोवियत रशिया में फैले हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर कंट्री की एक्सट्रीम जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले एरियाज में पाए जाते थे, जिसमें नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन से लेकर ईस्टर्न साइबेरिया और सदर्न सेंट्रल एशियन रीजन जैसे हार्श टेरेन्स शामिल थे। यहां मौजूद प्रिजनर्स आमतौर पर फोर्स्ड मैन्युअल लेबर में झोंक दिए जाते, लेकिन वायलेंस, एक्सट्रीम क्लाइमेट, हार्ड लेबर, मीगर फूड राशंस और अनसैनिटरी कंडीशंस के चलते इन गुलाग्स का मंजर कितना भयानक था कि लाखों प्रिजनर्स उसमें यूं ही दम तोड़ देते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो ये लोग खाने की कमी के चलते एक दूसरे को खाने के लिए भी मजबूर हो जाते थे। एन एप्पलबॉम अपनी बुक गुलाग अ हिस्ट्री ऑफ द सोवियत कैंप्स में बताती हैं कि 1929 से लेकर 1953 में स्टालिन की डेथ तक लगभग 1.8 करोड़ लोग इन गुलाग्स का शिकार हुए, जिनमें से तकरीबन 45 लाख विक्टिम्स कभी वापस नहीं आए। खैर, 1939 तक आते आते स्टालिन का खौफ थोड़ा थमना शुरू हुआ, पर अब रशियंस पर हिटलर का खतरा मंडराने लगा। हिटलर स्टालिन को पॉलिटिकल टेरर का रियल जीनियस बुलाता था। जून 22, 1941 को नाज़ीज ने रशिया पर अटैक कर दिया, लेकिन जब हिटलर की आर्मी मॉस्को पहुंची तो वो वहां के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को झेल नहीं पाई और उनको बड़ी डिफीट हाथ लगी। बस फिर क्या था, रेड आर्मी ने आगे बढ़कर बर्लिन को कैप्चर कर लिया और हिटलर सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। इस विक्ट्री के बाद स्टालिन जैसा विलेन रशियंस की नजरों में हीरो बन गया। वॉर में 27 मिलियन देशवासियों को खो देने के बावजूद रशियंस को भरोसा था कि उनकी हालत अब सुधरने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि स्टालिन के अत्याचार अभी भी जारी थे। खैर, स्टालिन भी आखिर इंसान ही था जिसका अंत निश्चित था। इसलिए अब चलते हैं वीडियो के आखिरी और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, स्टालिन की डेथ की ओर। द मिस्टीरियस डेथ। अपने आखिरी दिनों में स्टालिन अपना ज्यादातर समय मॉस्को के एक सबब कुंत्सेवो में एक डाचा या कॉटेज में बिताता था। यहां पर डिप्रेशन की वजह से वो अक्सर अपने 4 खास कॉमरेड्स को मूवीज और मील्स के लिए बुलाया करता था। इन 4 कॉमरेड्स इन आर्म्स में मौजूद थे जॉर्जी मैलेंकोव, स्टालिन्स डेप्यूटी प्रीमियर, लेवरेंटी बेरिया, स्टालिन्स इन्फ्लुएंशियल चीफ ऑफ सीक्रेट पुलिस, निकिटा क्रूश्चेव, जो स्टालिन के बाद रशिया के अगले प्रीमियर बने, और निकोलाई बुल्गैनिन, स्टालिन्स डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि स्टालिन अपने डिप्रेशन
और लोनलीनेस को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन 4 लोगों के जरिए पूरे यूएसएसआर पर नजर रखने के लिए ये पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाता था। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि मई 1945 में हुई विक्ट्री परेड के टाइम स्टालिन को हार्ट अटैक आ गया। यह हार्ट अटैक था या दिल की कोई और बीमारी, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन इसके बाद उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 1951 में स्टालिन एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए गया, तब वहां डॉक्टर ने उसकी हेल्थ को लेकर कंसर्न जाहिर किए, तो उसने उल्टा डॉक्टर पर ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट होने का इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट करवा दिया। लेकिन जो भी हो, यहां एक बात साफ हो गई थी कि स्टालिन की हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इस समय एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, और वो था लगभग एक डेकेड बाद स्टालिन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी कांग्रेस को बुलाना। सबको लग रहा था कि स्टालिन अपने सक्सेसर को चूज करने के लिए ये मीटिंग करना चाहता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। अपने सक्सेसर को चूज करने के बजाय उसने सिचुएशन को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया। और तो और उसने अपने इनर सर्कल के मेंबर्स को धमकी दी कि स्टालिन के बिना वो लोग एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। यहां सिचुएशन कुछ इस कदर खराब हुई कि 28 फरवरी की रात उनको पॉइजन देने वाली थियरी सच दिखाई पड़ती है। लेकिन 28 फरवरी की रात आखिर हुआ क्या था? चलिए देखते हैं। रोज की तरह इस दिन भी स्टालिन ने उन 4 लोगों को शाम की पार्टी और डिनर के लिए बुलाया था। डिनर के टाइम स्टालिन ने उन लोगों से डॉक्टर्स प्लॉट के प्रोग्रेस के बारे में पूछा। डॉक्टर्स प्लॉट के थ्रू स्टालिन ने कई जूइश डॉक्टर्स को वेस्टर्न एजेंट्स कहकर जेल में बंद करवा दिया था। स्टालिन कहता था कि ये डॉक्टर्स रशियन गवर्नमेंट के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स और स्पेशल लोगों को मारने का प्लॉट प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन अक्सर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बाद स्टालिन और पूरी पार्टी का एनवायरनमेंट खराब हो जाया करता था। इस कारण इन 5 लोगों की कई मीटिंग्स पॉजिटिवली एंड नहीं होती थी। लेकिन इस बार बात अलग थी। उस दिन मीटिंग एक हैप्पी नोट पर खत्म हुई। इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज ये था कि उस इवनिंग के बाद से ही स्टालिन की हेल्थ बिगड़ने लगी। शुरू में तो स्टालिन ने डॉक्टर्स को दिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब हालत बस के बाहर हो गई तब डॉक्टर्स को इजाजत दे दी गई। डॉक्टर ने जब उसको देखा तो उसकी बॉडी का आधा पार्ट पैरालाइज्ड मिला। इस बीच मॉस्को के रेडियो ने यह टेलीकास्ट किया कि संडे के दिन स्टालिन को हार्ट अटैक आया था और अब वो रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन 5 मार्च 1953 को उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और लगभग रात के 9 बजे जोसेफ स्टालिन ने आखिरी सांस ली। अब ये सच में एक हार्ट अटैक था या फिर 28 जनवरी की मीटिंग के दौरान उनके कॉमरेड्स इन आर्म्स के द्वारा उनको पॉइजन दिया गया था, ये तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। लेकिन इस क्रूअल तानाशाह के फ्यूनरल पर रोने वाले लोगों की संख्या से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तानाशाह का पर्सनैलिटी कल्ट उसके देशवासियों के बीच कितना स्ट्रांग था।